दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के बारे में कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी होती क्या है और क्रॉप की इफ़िशियंसी क्या होती है। दोनों को हम लोग डिस्कस किए थे और साथ साथ देखे थे कि प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों एग्रीकल्चर इंटेंसिटी में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर इंटेंसिटी होती क्या है, फिर देखेंगे हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर इंटेंसिटी क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग क्यों ज़रूरी है इंडिया में, उसको हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कैसे एग्रीकल्चर इंटेंसिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे इंडिया में कि कहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर की खेती की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इंटेंसिटी पे उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों 2016 में आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूछा है कि डिफाइन द एग्रीकल्चर इंटेंसिटी। एग्रीकल्चर इंटेंसिटी को डिफाइन करना है और ब्रिंग आउट द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन इंडिया। दोस्तों 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस वीडियो के देखने बाद आई होप इस क्वेश्चन को आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एग्रीकल्चर इंटेंसिटी होती क्या है, कैसे उसको डिफाइन करोगे। तो देखो एग्रीकल्चर इंटेंसिटी का मतलब है कि नेट सोन एरिया जो हमारे पास है उसमें एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप को उगाना, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इंटेंसिटी। यानी आपके पास मान लो कोई एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 फसल आप उगा रहे हो, तो इसका मतलब है आप इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी आपकी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन। एक बार फिर देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है। एग्रीकल्चर इंटेंसिटी का मतलब होता है कि नेट सोन एरिया में कितनी क्रॉप, हम एक से ज़्यादा यदि क्रॉप उगा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी हो जाएगा, इंटेंसिव फार्मिंग हो जाएगा। दोस्तों इसकी यदि फार्मूला की बात करें कि एग्रीकल्चर इंटेंसिटी होती क्या है, तो एग्रीकल्चर इंटेंसिटी परसेंटेज वाइज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया डिवाइड करेंगे फिर नेट सोन एरिया और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तब हमारा निकलेगा एग्रीकल्चर इंटेंसिटी इन परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे एक टर्म्स है ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया। ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया और नेट सोन एरिया में क्या डिफरेंसेस होते हैं। दोस्तों ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया को कैसे निकालते हैं। ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया की जो फार्मूला होती है दोस्तों वो होती है नेट सोन एरिया इनटू नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोइंग इन 1 एग्रीकल्चर ईयर। यानी मान लो आपके पास नेट सोन एरिया 1 हेक्टेयर की है, ठीक है, नेट सोन एरिया आपके पास फील्ड 1 हेक्टेयर की है, लेकिन आप इसमें एक साल में 3 फसल उगा रहे हो, ठीक है, एक साल में 3 फसल उगा रहे हो, तो आपका दोस्तों यहाँ पे ग्रॉस जो क्रॉपिंग एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 3 हेक्टेयर। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपके पास मान लो एग्रीकल्चर जो फील्ड है 1 हेक्टेयर की एग्रीकल्चर फील्ड है, नेट सोन एरिया 1 हेक्टेयर की है, लेकिन एक साल में यदि 3 क्रॉप आप उगा रहे हो तो आपकी जो ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया हो जाएगी वो 3 हेक्टेयर हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया का मतलब होता है नेट सोन एरिया इनटू नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन 1 एग्रीकल्चर ईयर, हमारा ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया हो जाएगा। और यहाँ पे एग्रीकल्चर इंटेंसिटी का फार्मूला है यहाँ पे ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया डिवाइड बाय नेट सोन एरिया इनटू 100। दोस्तों इसको हम लोग इंडिया के मतलब इंडिया में हम लोग देख लेते हैं एग्रीकल्चर इंटेंसिटी कितनी है। तो इंडिया में दोस्तों रिसेंट डेटा के हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे तो ग्रॉस क्रॉप एरिया इंडिया में 194.4 मिलियन हेक्टेयर्स इंडिया की लैंड है जिसमें ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया है। लेकिन यहाँ पे नेट सोन एरिया एक्चुअली में यहाँ पे है 139.9 मिलियन हेक्टेयर्स। अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर इंटेंसिटी की फार्मूला पे यहाँ पे फिट करते हैं तो उसकी फार्मूला होती है दोस्तों ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया डिवाइड बाय नेट सोन एरिया और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद देखो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया कितनी है पूरे इंडिया की 194.4 डिवाइड करेंगे 139.9, तब हमारा ये निकल जाएगा 138.9%। इसका मतलब है इंडिया में जो एग्रीकल्चर इंटेंसिटी है परसेंटेज में आप देखोगे 138.9 यानी रफली यहाँ पे 139% यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। यानी इसका मतलब है कि 1.4 आप बोल सकते हो कि लगभग में 1.5 फसल उगाई जाती है
पूरे इंडिया में एक साल में, ठीक है। यदि 1.5 होता तो 1.5 फसल होती, तो 1.5 फसल यहाँ पे उगाई जाती है पूरे इंडिया में एक एग्रीकल्चर ईयर में। इतनी इंटेंसिव फार्मिंग है। तो ये कोई दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर इंटेंसिटी होती क्या है, इसको आप डिफाइन कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करते हो, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर इंटेंसिटी इंडिया में क्यों ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग डेटा की बात करते हैं तो 1960-61 की डेटा को हम लोग कंपेयर करेंगे 2008 और 9 की डेटा से। अब देखो हमारे पास 1960 और 61 में जो नेट सोन एरिया थी जहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती थी, यानी कि एक साल में मिनिमम एक बार जरूर एग्रीकल्चर की जाती थी, वैसे एरिया को नेट सोन एरिया बोलते हैं। वो हमारी पूरे इंडिया के आप परसेंटेज देखोगे लैंड की परसेंटेज तो 45.26% हमारा 1960 में था। लेकिन यही 2008 की बात करें तो 46.24% यानी यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कल्चरल वेस्टलैंड की बात करें तो हमारा 1960 में कल्चरल वेस्टलैंड था 6.23% और 2008 में हमारा हो गया 4.17%। करेंट फॉलो लैंड यहाँ पे था 3.73%। दोस्तों इसका हम लोग डिफिनेशन ऑलरेडी हम लोग आई थिंक पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे करेंट फॉलो लैंड हमारा परसेंटेज था 1960 में 3.73%, यहाँ पे 2008 में 4.76%। यहाँ पे फॉलो अदर देन करेंट लैंड फॉलो, इसका मतलब यहाँ पे करेंट फॉलो ऐसा होती है जहाँ पे 5 साल के से पहले एक एग्रीकल्चर यहाँ पे क्रॉपिंग की जाती है, उसको बोलते हैं फॉलो, करेंट फॉलो। और 5 साल से ऊपर जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं की गई, एक भी क्रॉप नहीं उगाई गई, उसको बोलते हैं अदर देन करेंट फॉलो। तो यहाँ पे आप देखोगे 1960 में जो डेटा थी 3.5% और यहाँ पे 2008 में यहाँ पे 3.73%। दोस्तों टोटल कल्टिवेबल लैंड, इसका मतलब है कि जहाँ पे कल्टीवेशन की जा सकती है। तो इन चारों को आप यहाँ पे समेशन करोगे तो हमारा आ जाएगा टोटल कल्टिवेबल जो लैंड है 1960 में जो था 58.72%। लेकिन यहाँ पे आप देखो 2008 में 58.54%। तो यहाँ पे जो टोटल कल्टिवेबल जो लैंड है वो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो गई है ओवर द पीरियड यानी 2008 में। लेकिन यही पॉपुलेशन की बात करोगे तो पॉपुलेशन देखो यहाँ पे 1960 में था यहाँ पे 45.96 करोड़, लेकिन यहीं पे 2008 और 9 में यहाँ पे था 121.77 करोड़। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 टाइम्स पॉपुलेशन की इंक्रीमेंट है, लेकिन टोटल कल्टिवेबल जो लैंड है इंडिया में यहाँ पे डिक्रीमेंट हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पे कि हमारे पास जो कल्टिवेबल लैंड है वो हमारे डिक्रीमेंट हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन यहाँ पे 5 टाइम्स इंक्रीमेंट है, इसका मतलब है कि फूड ग्रेन्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमारे पास जो लैंड है वहाँ उतनी अवेलेबल नहीं है जितनी पहले थी, उससे भी कम हमारा नेट कल्टिवेबल लैंड है। तो इसका मतलब यहाँ पे कि हमें फूड की सिक्योरिटी के लिए और फूड ग्रेन्स की ज़्यादा डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम तो यहाँ पे कल्टिवेबल लैंड को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड लैंड रिसोर्स है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों हम 2 चीज़ कर सकते हैं कि फूड की जो प्रोडक्शन है उसको 2 वे में हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। पहला हम लोग कर सकते हैं, मान लो मेरे पास जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि मान लो अभी हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड में 2500 केजी हमारा यदि राइस हो रहा, इसको बढ़ा के हम क्या कर दें 5000 केजी कर दें, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हमारे इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इतना इजी नहीं होता है कि प्रोडक्टिविटी इतना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है जितनी यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। यानी कि पॉपुलेशन यहाँ 5 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी को 5 टाइम्स आप इंक्रीज नहीं कर सकते कितना भी आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर ले। तो यहाँ पे दूसरा और तरीका है दोस्तों फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, हमारा मान लो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड 1 हेक्टेयर की है, लेकिन अभी हम एक ईयर में एक ही बार खेती कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा करें, ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाएं कि जो फसल पहले हमारा 4 से 5 मंथ में रेडी होता था वो 2 महीने में भी रेडी हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या करें, एक साल में 4-5 फसलें उगा ले तो हमारा क्या हो जाएगा 4-5 बार प्रोडक्शन हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी टोटल यहाँ पे प्रोडक्शन देखोगे तो हमारे इंक्रीज हो जाएगी। यानी इसका मतलब है यहाँ पे कि इंटेंसिव फार्मिंग की टेक्नोलॉजी यदि हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। हालांकि दोनों वे से हम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं
और इसके साथ साथ इंटेंसिव फार्मिंग भी कर सकते हैं, दोनों तरीके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वेब है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इंटेंसिव फार्मिंग जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। एक तो देखो हमारा एग्रीकल्चर जो लैंड है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उसमें हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। लेकिन इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। यदि इंटेंसिव फार्मिंग हम कर रहे हैं, देखो इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि एक साल में 2 से 1 से ज़्यादा क्रॉप को उगा रहे हैं, तो वहाँ पे लेबर की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी एग्रीकल्चर में। जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अभी हमारे किसान जो होते हैं वो मुश्किल से 2-3 महीने ही वहाँ पे काम होती है एग्रीकल्चर फील्ड में, वो हमारा पूरे साल यदि फसल उगाएंगे तो पूरे साल उनके पास काम होंगी, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी हमारा दूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो हमारा फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो हमारा जो दूसरा वे है यानी कि इंटेंसिव फार्मिंग हमारा एक बहुत ही अच्छा तरीका है फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास लैंड की रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है और प्रोडक्टिविटी भी एक हद से ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते हैं, वो हमारे इकोसिस्टम के लिए ज़्यादा नुकसान होंगे। तो इसकी वजह से हमारा क्या है, इंटेंसिव फार्मिंग हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इंटेंसिव फार्मिंग को कैसे हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हमारे इंडिया में मानसून पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, 60% जो लैंड है, कल्टिवेबल जो लैंड है वो हमारा मानसून पे डिपेंडेंट है, यानी वहाँ पे इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब देखो मानसून हमारा तो 2-3 महीने ही बारिश होता है मुश्किल से, इसका मतलब है सिर्फ खरीफ की फसल वहाँ पे उगाई जाती है। लेकिन किसी तरह से वहाँ पे मान लो एश्योर्ड इरिगेशन वहाँ पे दे दी जाए, यानी कि इरिगेशन की सुविधा हो जाए, 12 महीने इरिगेशन पानी की सुविधा हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ खरीफ की फसल ना करके हम 12 महीने वहाँ पे खेती उगा सकते हैं। तो इंटेंसिव फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमको वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, एश्योर्ड इरिगेशन करनी पड़ेगी। जो अभी भी हम लोग 60% जो कल्टिवेबल जो लैंड है उसमें इरिगेशन सुविधा नहीं है, उसको हम वहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा एग्रीकल्चर की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। दूसरी दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं। क्योंकि मान लो एक ही खेत में 4 से 5 यदि खेती आप करते हो एक साल में, तो क्या कि वहाँ के फर्टिलाइज़र जो है, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी ख़त्म हो जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज करना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करना पड़ेगा, मैन्योर यूज करना पड़ेगा। उसके लिए इंडिया में फर्टिलाइज़र की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र की सुविधा उपलब्ध कराएं, एश्योर्ड इरिगेशन कराएं, इंटेंसिव फार्मिंग को इंक्रीज करना है। तो इसके अलावा जो मॉडर्न जो टेक्निक है, जैसे मान लो जैसे वाटर की हमारी कमी हो जाएगी, क्योंकि हम 12 महीने पानी की वहाँ पे उपलब्धता कराएंगे इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो वाटर की कमी हो जाएगी। तो वाटर सेविंग के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन की यूज कर सकते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन की यूज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन से वाटर की सेविंग तो होती है, साथ साथ एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं इरिगेशन सेक्टर में, वाटर को भी कंजर्व करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए, नेचुरली इनरिच करने के लिए क्रॉपिंग पैटर्न का यूज कर सकते हैं। जैसे क्रॉप रोटेशन का यदि हम यूज करते हैं तो हमारा नेचुरली जो होता है न्यूट्रिएंट्स वो हमारे इनरिच होता है। और इसके अलावा आप मिक्स्ड क्रॉपिंग यूज करोगे तो हमारे एश्योर्ड हमारा आप बोल सकते हो कि एश्योर्ड जो फसल होती है उसकी यील्ड होगी, और साथ साथ यहाँ पे क्रॉप फेल्योर का हमारा जो कम होता है, और न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट भी अच्छे से होते हैं प्लांट का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिले क्रॉपिंग एक तरीके से क्या होता है कि हमारा जो एक फसल तैयार होती नहीं है कि दूसरी फसल हम वहाँ पे रेडी कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो बीच में गैपिंग होता है, प्लॉइंग के लिए बीच में गैपिंग होता है, वो हमारा सेव हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग करने में ज़्यादा हेल्प होता है। तो रिले क्रॉपिंग हम कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन यूज कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग यूज करनी चाहिए। इस सब के चलते क्या होता है, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी और यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग भी हमारे बढ़ेंगे। तो ये सारे तरीके हैं एग्रीकल्चर इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए इंडिया में। अब देख ले दोस्तों, यहाँ पे इंडिया में कहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। देखो, जहाँ पे एश्योर्ड हमारे इरिगेशन की सुविधा होगी वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाएगी। जैसे पंजाब, हरियाणा और गंगा और असम की प्लेन होंगी,
कोस्टल प्लेन में यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी होगी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी होगी, वहाँ पे हमारे एस्योर्ड इरिगेशन है। इसके साथ साथ आप देखोगे पेनिनसुलर रिवर की जो वैलीज हैं, जैसे मान लो गोदावरी वैलीज, कृष्णा वैलीज, कावेरी वैलीज, वहाँ पे भी एस्योर्ड इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध है और फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। तो इन एरिया में इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है कहाँ कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा, गंगा और असम प्लेन में, कोस्टल प्लेन और पेनिनसुलर रिवर वैलीज में। तो यहाँ पे दोस्तों एस्योर्ड इरिगेशन सुविधा उपलब्ध है, फर्टिलाइजर की सुविधा उपलब्ध है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता की वजह से यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एग्रीकल्चर इंटेंसिव को यहाँ पे डिस्कस किए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या क्या आज डिस्कस किए। सबसे पहले हम लोग देखा था एग्रीकल्चर इंटेंसिव होती क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखे इंटेंसिव एग्रीकल्चर इंटेंसिटी के बेसिस पे। फिर यहाँ पे देखे हम लोग एग्रीकल्चर इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंडिया में 138.9% इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। और यहाँ पे डेटा भी देखे कि इंडिया में क्यों इंटेंसिव एग्रीकल्चर ज़रूरी है फार्मिंग करना, और उसके लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं एग्रीकल्चर इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। और साथ साथ यहाँ पे देखें कि किस रीजन में इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है इंडिया में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।